हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद अनुराधा। हम लोग जो है जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा हेतु प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, जिसमें कि पहले प्रैक्टिस सेट के सामान्य अध्ययन के 50 क्वेश्चन और विज्ञान के साइंस के भी 50 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। साथ ही साथ मैथ्स के 10-10 क्वेश्चन, कुल 20 क्वेश्चन कर लिया है। तो फ्रेंड्स, आज मैथ्स में ही 10 क्वेश्चन और मैं आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिएगा, साथ ही साथ शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, यदि एक त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाई 18 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? ए है 24√6, बी है 244, सी है 288, डी है 360। चलिए फ्रेंड्स, इस सवाल को करते हैं। इस एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें माध्यिकाओं की लंबाई जो दी हुई है 18, 24 और 30 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। चलिए इसको कर लेते हैं हम लोग। जैसा कि आप जानते हैं कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो होता है 4/3 √s s - a s - b s - c। यहाँ पे तीनों माध्यिकाओं का मान दिया हुआ है, 18, 24, 40 दिया हुआ था। उससे हम s की वैल्यू निकाल लेंगे। s को क्या करेंगे, तीनों की वैल्यू को रख करके उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, a + b + c/2। ये करेंगे तो हमारा 72 आएगा। तीनों को जोड़ेंगे, 18, 24, 30 को जोड़ेंगे तो 72 आएगा। उसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 36 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम रखेंगे इस वाले फॉर्मूले में। ठीक, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 4/3 √s की वैल्यू 36 है, हमारी आ गई है। अब s - a मतलब कि 36 - 18, s - b मीन्स 36 - 24, s - c मीन्स 36 - 30। ये वैल्यू हमने रख दिया। उसके बाद जब 36 में से 18 जाएगा तो फिर 18 आएगा, 36 में से 24 जाएगा तो 12 आएगा और 36 में से 30 जाएगा तो 6 आएगा। ठीक है, ये सारा हमने आगे कैलकुलेट कर लिया। फिर अब 36 को हम 2 भागों में डिवाइड कर देंगे, 18 दूना 36 होता है, यहाँ पे हमने कर लिया। ठीक है, उसके बाद हम वर्गमूल निकालेंगे। ठीक, वर्गमूल निकालने के लिए 18 18 2 है, यहाँ पे ये कर लेंगे। 2 के 2 कॉमन, 2 लिख लिया, 6 लिख लिया। ठीक है, वर्गमूल हमारा निकल आया। अब इसको हम जो है 6 को 3 से कट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे 3 को 6 से कट कर दिया, यहाँ पे 2 आ गया। 18 दूना 24, 24 दूना 288 वर्ग सेंटीमीटर। यही है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अब चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में है हमारा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑप्शन सी में जो है 288 है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 रुपये की एक वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ा दी जाती है, तत्पश्चात 10% और बढ़ा दी जाती है, तदनुसार कुल वृद्धि कितने रुपयों की हो जाती है, ये बताना है। मतलब कोई भी एक सामान है जो 100 रुपये की है, उसकी पहले 10% वृद्धि कर दी गई, उसके बाद फिर से 10% और बढ़ा दिया गया, तत्पश्चात कुल जो वृद्धि हुई, कितने रुपयों की वृद्धि हुई उस वस्तु की कीमत में, यही बताना है हमको। ठीक है, चलिए इसको भी कर लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है A 20, B 21, C 110, D है 121। तो चलिए करते हैं। जैसा कि आपने देखा था कि जो वस्तु थी 100 रुपये की वस्तु थी, उसकी कीमत पहले 10% बढ़ाई गई, तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 110 का 10 रुपये बढ़ा दिया गया, 10%, इसका परसेंटेज कितना हो जाएगा? 110 रुपये। ठीक, इसको फिर से 10% जब बढ़ा दिया जाएगा तब इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 110 × 110/100। ठीक है, टोटल हो जाएगा 121। ठीक, वृद्धि कितनी हो गई? 121 की बाद में हुई उसकी मूल्य। पहले सबसे पहले वो 100 की थी, जब 121 में से 100 को घटा देंगे तो कुल जो है 21 रुपये की वृद्धि हुई। टोटल वृद्धि ही पूछ रहा है। चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑप्शन बी जो है कुल 21 रुपये की वृद्धि हुई, यही तो पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार्यालय में 40% महिला कर्मचारी हैं
उसमें से 40% महिलाओं और 60% पुरुषों ने मेरे पक्ष में मतदान किया। तदनुसार मेरे मतों का प्रतिशत कितना रहा, ये बताना है। एक कार्यालय में 40% महिला कर्मचारी और उसमें से भी 40% में से भी 40% क्या महिलाओं ने क्या किया, उसको मत दिया, और 60% पुरुषों ने जो है उसके पक्ष में मतदान दिया। उसके बाद वो अपने मतों का प्रतिशत पूछ रहा है। ठीक है, A 24, B 42, C 50, D 52। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। अगर हम ये मान लें कि कार्यालय में जो महिलाएं हैं 100 हैं, तो 100 का 40% कितना हो जाएगा, 40। तो जब 40% महिलाएं हैं तो 100 में से जब 40 घटा देंगे तो 60 पुरुष निकलेंगे, 60 पुरुष बचेंगे। कुल कितने मत मिले उसको, 40% का 40% और 60% का 60%। ठीक है, 40 का 40% जब निकालेंगे 40 × 40/100 प्लस 60 × 60/100। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। यहाँ पे 100, इसका एक जीरो कटेगा, इसका एक जीरो कट जाएगा। वैसे यहाँ पे 100 का 2 जीरो, 60 का एक जीरो, इस 60 का एक जीरो, बचेगा कितना, 4 चौक 16 और 6 छक 36। ठीक, जब दोनों को जोड़ेंगे तो 52। ठीक है, प्राप्त मतों का प्रतिशत कितना होगा, 52 का परसेंट निकाल लेंगे। ठीक है, यही उसका मत हो जाएगा। 52% वोट उसको टोटल मिलेंगे। चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑप्शन डी में जो है 52% दिया हुआ है ना, इतने ही मत उसको मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 अनिवार्य विषयों में से एक परीक्षार्थी को 60% औसत अंक प्राप्त किए, 2 वैकल्पिक विषयों में उसने बराबर बराबर अंक प्राप्त किए और इन दोनों विषयों के अंक जुड़ने पर उसका औसत 4% गिर जाता है। उसने प्रत्येक वैकल्पिक विषय में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए थे, ये पूछ रहा है। 5 जो हैं अनिवार्य विषय हैं, उसमें किसी परीक्षार्थी ने 60% का औसत अंक प्राप्त किया। ठीक, 2 वैकल्पिक विषय में उसने बराबर बराबर अंक पाए और इन दोनों विषयों के अंक जब जुड़ते हैं तो उसका औसत जो है वो 4% घट जाता है, गिर जाता है। उसने प्रत्येक वैकल्पिक विषय में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, यही पूछ रहा है। ए है 46%, बी है 50%, सी है 52%, डी है 56%। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। हम जो है ऐसा मान सकते हैं कि परीक्षार्थी ने जो है प्रत्येक वैकल्पिक विषय में x% अंक प्राप्त किया। 5 अनिवार्य विषयों में उसने जो है 60 अंकों का प्रतिशत औसत पाया था, तो पाँचों का कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30, ये उसका औसत है। ठीक, 7 विषयों का जो औसत है 60 में से 4 चला जाएगा तो 56 है। ठीक, और कुल 7 विषयों का जो कुल अंक है 56 × 7। ठीक, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 392। अब क्या करेंगे, ये सारी वैल्यू हम रख देंगे। 300 टोटल मार्क्स, टोटल जो 5 विषयों के प्राप्त अंक हैं वो, प्लस 2 अन्य जो विषय हैं उनके अंक 2x हो गया, इज इक्वल टू 392। ठीक है, 7 विषयों के जो टोटल अंक मिले उसको वो लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। जब 392 में से 300 घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास 92। अब 2x मीन्स 92। अब x की वैल्यू इसी से निकल आएगी 46, मतलब प्रत्येक विषय में उसको कितने परसेंट अंक मिले, 46%। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं किस ऑप्शन में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑप्शन ए जो है 46%। ठीक है, उसको प्रत्येक वैकल्पिक विषय में जो है 46% अंक मिले थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लें एक ए जो है एक अभाज्य संख्या है और बी क्या है, एक भाज्य संख्या है। इस तरह से a + b जो है 240 के बराबर है। इसके अलावा a और b का लघुत्तम समापवर्तक जो है 4199 है। तो a और b का मान पता करना है कि कितना होगा। a दिया हुआ है 23 और 217, b है 17 और 233, c है 19 और 221 और d है 13 और 227। एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। मान लेना है कि a क्या है, एक अभाज्य संख्या है और b जो है भाज्य संख्या है। इस तरह से a + b जो है अगर उसको जोड़ेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी 240 के बराबर
और ए और बी का जो लघुत्तम समापवर्तक है वो है 4199। तो ए और बी का मान पूछ रहा है, यही बताना है हमको। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि आपने देखा कि क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, a प्लस बी की वैल्यू दी हुई थी 240। अब a और b का लसा जो दिया हुआ है, लघुत्तम समापवर्तक जो दिया हुआ है 4199, 4199, ये दोनों ही बातें जो है क्वेश्चन में दी हुई हैं। फिर अब क्या करेंगे, इसको अब हम इसका गुणनखंड निकालेंगे। ठीक, जब गुणनखंड करेंगे इसका तो मिलेगा हमको 13 गुणे 17 गुणे 19। ठीक है, फिर अब क्या करेंगे, 13 और 17 का गुणा करेंगे। जब इन दोनों को गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 221 इंटू 19। ठीक, क्वेश्चन में ये भी लिखा हुआ था कि a प्लस बी जो है वो 240 है। ठीक है, अब अगर आप 19 और 221 को जोड़ेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 240, है ना। इसमें हम ये देख सकते हैं कि a हो गई 19, b हो गया 221। a हम 19 इसलिए कह रहे हैं क्योंकि a क्वेश्चन में ही दिया हुआ था कि a क्या है, एक अभाज्य संख्या है, और 19 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, और b को क्वेश्चन में भाज्य संख्या बताया था, और 221 क्या है, 13 और 17 का गुणनखंड है। ठीक है, तो ये क्या है, एक भाज्य संख्या है। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि a इक्वल टू 19, b इक्वल टू 221। चलिए अब इसको देखते हैं किस ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑप्शन सी जो है, a जो है 19 है, b जो है 221। ठीक, a अभाज्य है, b भाज्य है। ठीक है, हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया बहुत ही आसानी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे देखिए, 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 2 इंटू 7, और नेक्स्ट जो नंबर दिया हुआ है 2 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 3 इंटू 7 टू द पावर 2। फिर है 2 टू द पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 टू द पावर 2 इंटू 7 टू द पावर 3 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। क्या निकालना है, HCF निकालना है, महत्तम समापवर्तक निकालना है। ठीक है, महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए आपको पता है तीनों में से जो सबसे कम पावर की वैल्यू होगी उसको हम रख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 टू द पावर 2 इसमें भी है, इसमें 2 टू द पावर 1 है, इसमें 2 टू द पावर 3 है। तो क्या करेंगे, 2 लिखेंगे, सिर्फ 2 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे 3 टू द पावर 3 है, 3 टू द पावर 2 है, 3 टू द पावर 1 है, तो इसके पावर 1 है तो 3 सिर्फ लिखेंगे। 5 टू द पावर 2 है, 5 टू द पावर 3 है, 5 टू द पावर 2 है, तो इन तीनों में कॉमन क्या है, 5 टू द पावर 2, उसको हम लिख लेंगे। 7 टू द पावर 1 मतलब 7 के पावर 1, 7 टू द पावर 2, 7 टू द पावर 3, यहाँ पे 7 के पावर 1, यही सबसे कॉमन है। ठीक, इसको लिख लेंगे। फिर चलिए अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा, ठीक है, वो आएगा 1050। ठीक, जब तीनों को चारों को गुणा कर लेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5 टू द पावर 2 इंटू 7 जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1050 या 1050। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। यदि ए बी सी का मानक विचलन जो दिया हुआ है टी है, ठीक है, तो a प्लस 6, b प्लस 6 और c प्लस 6 का मानक विचलन क्या होगा। तो यहाँ अब ऑप्शन दिया हुआ है a इक्वल टू ए टी, b है t प्लस 6, c है a प्लस b प्लस c, d है 6t। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर किसी आंकड़े में जो है मानक विचलन अगर हो, यदि किसी निश्चित संख्या से जोड़ या घटा दिया जाए, जैसे यहाँ पे a b c में आप देख रहे होंगे सभी में 6 से जोड़ा गया है, तो मानक विचलन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो a b और c का जो मानक विचलन यहाँ पे दिया हुआ है t है, तो a प्लस 6, b प्लस 6 और c प्लस 6, जब इसके अगर सेम संख्या से हम जोड़ देंगे या घटा देंगे तो उसके मानक विचलन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पे भी जोड़ने के बाद भी कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, मानक विचलन में कोई अंतर नहीं आएगा। मतलब कि जैसे कि a b और c का मानक विचलन t दिया हुआ था, उसी तरीके से a प्लस 6, b प्लस 6, c प्लस 6 का भी मानक विचलन क्या हो जाएगा, t।
ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही होगा। इसको बिना सोचे समझे कर लेना है, ज़्यादा दिमाग मत लगाना यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 प्रेक्षणों में एक समूह का मानक विचलन 8 है। यदि प्रत्येक प्रेक्षण को 2 से गुणा किया जाए तो मानक विचलन का मान होगा ए 2, बी 4, सी 8, डी 16। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि 50 अगर प्रेक्षण किए गए तो उनका मानक विचलन 8 है। अगर यदि प्रत्येक प्रेक्षण को 2 से गुणा कर दिया जाए, ठीक, तो मानक विचलन का मान भी क्या होगा, दुगुना हो जाएगा, है ना। तो नया जो मानक विचलन होगा वो क्या होगा, पहले 8 था, मानक विचलन जब दुगुना हो जाएगा तो 8 गुणे 2 मतलब कि 16। सिंपल, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, x के किस मान के लिए निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 27 होगा। 25, 26, 27, 23, 27, 26, 24, x 27, 26, 25 और 25। ठीक है, x की वैल्यू क्या रखेंगे कि जो बहुलक होगा वो 27 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ये देखेंगे कि अगर x की जगह पे हम 27 रख दें, ठीक, तो 27 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। अभी पहले 27 कितना है, चलिए देख लेते हैं, 1 2 3, अभी 3 है, लेकिन अगर 27 x की जगह पे हम 27 रख देंगे तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, ये बहुलक 27 हो जाएगा, 4 बार आ जाएगा। ठीक, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 27, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित डाटा की रेंज ज्ञात करनी है। 32, 45, 16, 28, 69, 34, 29, 54 और 48। ए है 16, बी है 44, सी है 53, डी है 54। तो डाटा की रेंज निकालने के लिए जो है, जितने भी डाटा दिए हुए हैं इनको एक आरोही क्रम में लिखना होगा। आरोही क्रम में मतलब कि छोटे से बड़े के क्रम में, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना होगा। सबसे पहले आ जाएगा 16, फिर 28, फिर 29, 32, 34, 45, 48, 54 और 69। ठीक है, 69 सबसे बाद में आ रहा है और 16 जो है सबसे पहले आ जाएगा। अब जब रेंज ज्ञात करनी होती है या परास ज्ञात करना होता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, उच्चतम मान को निम्नतम मान से घटा देते हैं। तो उच्चतम मान हमारा यहाँ पे क्या है, 69 है। ठीक, 69 में से निम्नतम मान 16 को घटा देंगे। उच्चतम मान हमारा 69 है और निम्नतम मान 16 है। तो उच्चतम में से निम्नतम को घटा देंगे, जो वैल्यू आएगी वही परास की होगी। तो कितना आ जाएगा, 53 आएगा। ठीक है, 9 में से 6 जाएगा तो 3 और 6 में से 1 जाएगा 5। ठीक, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा, आई होप अच्छा लगा होगा। तो इसे लाइक करिएगा, साथ ही साथ शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।